हेलो दोस्तों, एडमा क्लासेस में आपका स्वागत है। एडमा क्लासेस शुरू कर रहा है सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए संपूर्ण कोर्स। यह कोर्स मुख्यतः हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बहुत मदद करने वाला है। इस कोर्स के माध्यम से हम सभी हिंदी भाषी राज्यों के प्रशासनिक सेवा का कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यह कोर्स उन अभ्यर्थियों को भी मददगार साबित होगा जो बैंक, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली जो वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मैं के तिवारी आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित संपूर्ण सिलेबस को आपको पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ आपको इस वीडियोज के अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न भी उपलब्ध कराऊंगा जो आपको प्रैक्टिस करने में मदद करेंगे। तो अब आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी एडमा क्लासेस के साथ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग समझेंगे कि हमारा एमपीपीएससी जो है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसका सिलेबस क्या है और उसका परीक्षा योजना क्या है और पाठ्यक्रम क्या है, उन दोनों को हम लोग समझेंगे। यदि आप अन्य राज्यों से हैं तो आप अपने राज्य के लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में जाइए, वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, उसका एनालिसिस करिए कि परीक्षा किस प्रकार की जाती है, उसका पाठ्यक्रम क्या है। तभी आप अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जा पाएंगे, क्योंकि परीक्षा की तैयारी सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। वरना आप तैयारी करते रहेंगे और आपको सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सिलेबस को समझना और परीक्षा किस प्रकार की जाती है उसको भी समझना इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा जो कराता है उसका क्या पाठ्यक्रम है और उसकी परीक्षा योजना क्या है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग परीक्षा योजना क्या होती है। परीक्षा, यह परीक्षा जो एमपीपीएससी की होती है, यह 3 क्रमिक चरणों में होती है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होता है मुख्य परीक्षा, और तीसरा स्टेज जो होता है वो साक्षात्कार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकार की जाती है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। एक होगा सामान्य अध्ययन का और एक होगा सामान्य अभिरुचि का। जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा वह 2 घंटे का होगा और 200 अंक का होगा। इसी प्रकार सामान्य अभिरुचि का प्रश्न पत्र भी 2 घंटे और 200 अंकों का होगा। इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहता है। फिर देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा किस प्रकार होती है। जो मुख्य परीक्षा है वह किस प्रकार है। तो मुख्य परीक्षा में कुल आपको 6 प्रश्न पत्र होंगे। इन 6 प्रश्न पत्र लिखित जो देने होते हैं वो 6 प्रश्न पत्र हैं। तो देखते हैं, पहला जो प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, और इसमें आपको इतिहास और भूगोल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं, जिनका जवाब आपको 3 घंटे के समय में देना होता है। और ये सभी प्रश्न कुल मिला के 300 अंकों के होते हैं, जिसको आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में लिख सकते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी में लिखें, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी अंग्रेजी में लिखें, यानी आपका जो भाषा मजबूत है उसमें आप लिख सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र का, इसमें आपको राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, कौन कौन से सब्जेक्ट है, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इन तीनों सब्जेक्ट से प्रश्न किए जाएंगे सामान्य अध्ययन के दूसरे प्रश्न पत्र में। यह होगा 300 अंकों का, 3 घंटे का, और 300 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। इसको भी आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में दे सकते हैं। जो तीसरा प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र का होता है। इसमें आपसे विज्ञान और तकनीकी के प्रश्न किए जाएंगे। कौन से प्रश्न किए जाएंगे, विज्ञान और तकनीक विषय से सब प्रश्न किए जाएंगे। इसकी अवधि भी 3 घंटे होगी और 300 अंकों का होगा। इसको भी आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में लिख सकते हैं। जो चौथा प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न है। इसमें दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान तथा ही लोक प्रशासन, यानी 3 सब्जेक्ट हैं, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, इससे संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। इसकी अवधि 3 घंटे होगी, लेकिन यह 200 अंकों का होगा। ऊपर देख रहे हैं सामान्य अध्ययन पहला, दूसरा और तीसरा, ये 300 अंकों के हैं, और जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है ये 200 अंकों का होगा। इसको भी आप हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में लिख सकते हैं। अब आता है 5वां प्रश्न पत्र। तो ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए है। तो मध्य प्रदेश
में हिंदी है, तो यहाँ सामान्य हिंदी और व्याकरण का जो है प्रश्न पत्र रहेगा। इसकी अवधि 3 घंटे रहेगी और 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र रहेगा और इसको हिंदी माध्यम में लिखना अनिवार्य है। तो जो 5वां प्रश्न पत्र है उसको आप हिंदी माध्यम में ही लिखेंगे। छठा प्रश्न पत्र हिंदी निबंध का है और प्रारूप लेखन का। इसकी अवधि 2 घंटे होगी। इसमें आपको 100 अंकों का प्रश्न, यह जो तो 100 अंकों का होगा और यह भी हिंदी माध्यम में ही लिखा जाएगा, यानी निबंध लेखन आपको जो करना है वो हिंदी माध्यम में करना है। तो ये मुख्य परीक्षा के 6 प्रश्न पत्र हो गए। इसके अलावा जो तीसरा स्टेज जो होता है वो साक्षात्कार का होता है और इसमें कुल आपको 175 अंकों का यह साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार देखें, कुल मिला के 1575 अंकों का आपका पूरा सिलेबस हो गया। यानी यह मुख्य परीक्षा है जिससे आपको रैंक बनती है, आपका सिलेक्शन होता है इन अंकों के आधार पे। तो इसमें से जितने अंक पा जाएंगे, यानी यदि हम एनालिसिस करने की कोशिश करें, 1575 अंक टोटल होता है जिसमें से 175 अंकों का आपका क्या होता है, साक्षात्कार। तो देखा जाए यदि तो 1400 नंबरों का जो 1400 नंबर हैं वो होते हैं किस चीज़ के, लिखित परीक्षा के। यानी कि आपको लेखन शैली पर कार्य करने की आवश्यकता है। लेखन शैली आपकी जितनी अच्छी होगी, जितने ही अच्छे से आप लिख सकेंगे, प्रश्नों के जवाब दे सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि यदि देखा जाए इसका परसेंटेज तो लेखन शैली से लगभग 88.8% जो तो आपको नंबर मिल रहे हैं, जो 1400 अंकों को पूर्ण कर रहा है। इसके साथ ही या साक्षात्कार से देखें तो 11.2%, यानी इसकी भी भूमिका कम नहीं है, सिलेक्शन लेने में इसकी भी भूमिका बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको लिखित जो लेखन शैली है इसकी भूमिका देखिए आप कितना महत्वपूर्ण है। तो आप अपने लेखन शैली को मजबूत करिए, तभी आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकेंगे। अब देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए। मुख्य रूप से मैं यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था के सिलेबस को डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट हैं आप मध्य प्रदेश लोक सेवा की वेबसाइट से उस सिलेबस को डाउनलोड करके उसके सिलेबस को समझ सकते हैं। तो यहाँ जो पहला दिया गया था राज्य व्यवस्था का, तो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में है, जिसमें आप लोग राज्यपाल पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, विधानसभा और उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश राज्य की स्पेसिफिक। तो इन सब सब्जेक्ट सिलेबस को पढ़ेंगे, इसको मैं आगे कवर करूंगा अपने सिलेबस में। इसके साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की व्यवस्था कैसे है मध्य प्रदेश में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर देख लेते हैं जो भारतीय संविधान है उससे संबंधित जो क्या क्या आपसे आपके सिलेबस में है और उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 और 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 आपके सिलेबस में दिया गया है, जो ऐतिहासिक विकास क्रम है। इसके साथ ही साथ हम लोग 1773 से 1935 तक का पूरा संपूर्ण जो तो जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट आए हैं, या जो भी भारत शासन अधिनियम चार्टर एक्ट पास हुए हैं, उन सबको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसका एक अच्छा बैकग्राउंड हमको समझ में आ सके कि 1919 और 1935 का अधिनियम किन प्रावधानों के बारे में बात कर रहा है। जो दूसरा है वो संविधान सभा है। तो संविधान सभा को भी समझना बहुत आवश्यक है। तो हम लोग संविधान सभा के गठन को जानेंगे, क्या समझेंगे, गठन किस प्रकार हुआ संविधान सभा का हुआ था। फिर कार्यप्रणाली कैसी थी संविधान सभा की, जो उसमें संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी। समितियां कौन कौन सी समितियां थी, उनके क्या कार्य थे, उसको भी हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि हमारे संविधान सभा की किन आधारों पर आलोचना की गई है। इसके बाद आता है हमारी संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद। तो संघीय कार्यपालिका किस प्रकार है, राष्ट्रपति को भी समझेंगे कि उसकी योग्यता क्या होती है, उसकी अहर्ताएं क्या है, महाभियोग कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, उनके शक्ति कौन कौन सी पावर दी गई है, और उनके जो क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के कार्य, उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम लोग संसद, तो संसद की भी हम लोग गठन समझेंगे, किस प्रकार संसद का निर्माण हुआ है, कार्यप्रणाली कैसे चलती है संसद में, कैसे बिल पास होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगला जो है हमारा मौलिक अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार जो आपके दिए गए हैं संविधान में वो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक है। तो इसको हम लोग समझेंगे भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ है, भाग 3 में, याद कर लीजिएगा।
भाग 4 में क्या है? कर्तव्य। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत दिए गए हैं भाग 4 में। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग समझेंगे संवैधानिक संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, यह संविधान के आर्टिकल 368 में दिया गया है। भाग 20 में, भाग 20 के संविधान के आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो इसको हम लोग समझेंगे, कौन से संशोधन हैं, अब तक कितने संशोधन किए गए हैं, प्रमुख संशोधन कौन कौन से हैं, उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और न्यायिक व्यवस्था भारत की कैसी है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लगभग भारतीय जो राज व्यवस्था है उसकी अधिकतर चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली गई हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे सिलेबस का। इसके बाद कुछ संवैधानिक और संवैधिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक जिनका संविधान में वर्णन किया गया है, संविधान के द्वारा स्थापित है। संवैधिक जो केंद्रीय सरकार के द्वारा बनाई जाती है संस्थाएं, जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे, नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, मानवाधिकार के बारे में पढ़ेंगे, महिला अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो महिला आयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे, बाल संरक्षण आयोग को पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसको भी पढ़ेंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है उसको भी समझेंगे, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग। ये जितने भी आयोग हैं, इन आयोगों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन आयोगों को हम लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के बाद ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इनसे किए जाते हैं। तो इसको पढ़ना काफ़ी अच्छे से, और मुख्य परीक्षा में भी इससे प्रश्न किए जाते हैं। तो इसलिए आप इन आयोगों को अच्छे से समझिए, इनका गठन कैसे हुआ है इसको समझना है, इनकी सदस्यों की योग्यता क्या होती है, योग्यता को भी बारे में जानना है। योग्यता को समझेंगे। इनके जो तो कार्यकाल का कितने दिनों का होता है, कार्यकाल को भी समझेंगे। इनके सदस्यों को किस प्रकार हटाया जाता है और इनका क्या अधिकार या कर्तव्य है, अधिकार इन आयोगों का, उसको भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र का जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा उसका क्या सिलेबस है, उसका इसमें हम लोग मुख्यतः फोकस करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन में जो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सिलेबस है, यानी जिसमें संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक, भारत की राजनीति किस प्रकार चलती है और यहाँ की प्रशासनिक संरचना किस प्रकार की है, उसको हम लोग इस सिलेबस के माध्यम से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसको समझेंगे। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, मूल ढांचा क्या है, प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस इकाई में यानी इकाई फर्स्ट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत, निदेशक तत्व कौन कौन से हैं, मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, उनको भी समझेंगे। इसके बाद हम लोग संघवाद पढ़ेंगे, फेडरलिज्म, फिर केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। उच्चतम न्यायालय का निर्माण कैसे हुआ है, किस आर्टिकल के तहत हुआ है, क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं, जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसको समझेंगे। उनके अधिकार कौन कौन से, क्षेत्राधिकार किस प्रकार के हैं। फिर उच्च न्यायालय को भी इसी प्रकार देखेंगे हम लोग। न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, किस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। जो संविधान की विशेष समय समय पर जो देखते हैं हम लोग कि कोई भी बिल संसद से पास होता है तो उसमें न्यायिक पुनरावलोकन के लिए जजुडिशियल रिव्यू के लिए भेज दिया जाता है न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या है कॉन्सेप्ट, उसको भी समझेंगे। न्यायिक सक्रियता किस प्रकार बढ़ गई है, न्यायालय किस प्रकार कार्यपालिका के कार्यों में दखलंदाजी शुरू कर दी है, उसको भी हम लोग समझेंगे कि सक्रियता, न्यायिक सक्रियता क्या है, कि जो कार्यपालिका के कार्यों को न्यायपालिका इस समय लगभग संभालने का कार्य अभी हाल की घटनाओं में बढ़ा है, तो उसको समझेंगे। लोक अदालत क्या है और जनहित याचिका क्या है, उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इकाई फर्स्ट हो गया। इकाई 2 में देखें तो इसमें है भारत निर्वाचन आयोग है, तो निर्वाचन आयोग को समझेंगे, उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार होती है। फिर नियंत्रण एवं महालेखा फिर हम लोग देखेंगे नियंत्रण और महालेखा परीक्षक क्या है, संघ लोक सेवा आयोग की कार्यविधि क्या होती है, क्या अधिकार है, किस प्रकार जो है तो कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसकी आप लोग
सिलेबस देख रहे हैं, नीति आयोग, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग भारत में राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार धर्म, जाति, वर्ग, निर्जातिता यानी इथनिसिटी, इथनिक जो पीपल हैं उनके साथ, और भेदभाव लिंग के आधार पर किस प्रकार भेदभाव का पुरुष महिला या विकलांग समुदाय किसी भी प्रकार के जो होते हैं, तो उनको भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राजनीति में इन सब का क्या योगदान है, धर्म का क्या योगदान है, जाति का क्या योगदान है, किस प्रकार यह भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि राजनीति में भारत में जो मतदान व्यवहार कैसा होता है लोगों का, किन आधारों पर लोग वोट करते हैं। फिर और इसके साथ साथ समझेंगे सिविल सोसाइटी और जन आंदोलन का भारतीय राजनीति में क्या असर होता है, किस प्रकार ये भारतीय राजनीति में प्रभावित करती हैं। तो ये सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे आगे। फिर इकाई 3 में जो हमारा सिलेबस है उसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा पंचायती राज और नगरीय प्रशासन को यानी स्थानीय प्रशासन को शक्तियां देने की कोशिश की गई थी। पंचायती राज आया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय प्रशासन। तो ये दोनों चीज़ें आई थी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के। इससे जो है तो जन भागीदारी बढ़ी और स्थानीय शासन को शक्तियाँ मिली कार्य करने की। तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर आता है जवाबदेही और अधिकार, तो जिसमें इनका जो आयोग है, विभिन्न आयोग हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इन लोग की क्या जवाबदेही है और क्या अधिकार दिए गए हैं इनको, उन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, उसको भी हम लोग अपने सिलेबस में कवर करने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो किस आधार पे हम लोगों को निर्णय प्रक्रिया क्या है, वो संविधान में, संसद में या जो विधानसभा होती है उसमें कैसे कानून नागरिकों की भूमिका होती है कोई भी कानून को बनाने में, वो सबको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ जो समुदाय आधारित संगठन है और गैर सरकारी संगठन है, स्वयं सहायता समूह हैं, उनके भी जो सरकार के लक्ष्य होते हैं, उसको प्राप्त करने में इन संगठनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो इन संगठन के कार्य पद्धति को भी समझने की कोशिश करेंगे, इनका गठन कैसे होता है, किन आधारों पर होता है और ये किस सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, उनको भी हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग मीडिया की भूमिका क्या होती है, एक लोकतांत्रिक देश में मीडिया की भूमिका क्या होती है, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए और सही प्रकार की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हैं, और मीडिया के सामने क्या किस प्रकार की समस्याएं होती है ये सब कार्य करने में, वो सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग भारतीय जो इकाई 4 है वो भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। तो जितने भी विचारक हुए हैं उनके महत्वपूर्ण क्या योगदान रहे हैं भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य को, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। तो इन सब व्यक्तियों को हम लोग पढ़ेंगे, इनके विचारों को समझेंगे, इनके क्या कार्य रहे हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, और इनकी क्या आलोचना की जाती है, क्योंकि आलोचना भी देखना जरूरी है कि किस व्यक्ति की क्या आलोचना की जाती है, उसको भी समझना आवश्यक है। तो ये सब हम लोग इकाई 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद इकाई 5 जो आता है वो हमारा लोक प्रशासन से संबंधित है। तो यह मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा में भी 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में इसका योगदान ज़्यादा रहता है। तो इसको भी हम लोग लोक प्रशासन का सिलेबस भी अच्छे से कवर करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस परीक्षा की जो तैयारी है उस तैयारी में हम लोग कौन सी पुस्तकें का उपयोग करेंगे। तो सबसे ज़्यादा सलाह दी जाती है लोगों को पढ़ने के लिए वो भारतीय राज्य व्यवस्था है, और ये है लक्ष्मीकांत के द्वारा लिखी हुई। तो यह पुस्तक आपके लिए पर्याप्त है यदि आप किसी भी राज्य सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या बैंक SSC रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पुस्तक को पढ़ना आपके पास होना भी अनिवार्य है, और इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर किया गया है। तो इस पुस्तक को आप ज़रूर ले लें, अपने पास ज़रूर खरीद के रख लें, क्योंकि इस पुस्तक का योगदान बहुत ज़्यादा रहने वाला है आपकी तैयारी में। इसके बाद आप
अगर देखना चाहें तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। जैसे ये कक्षा 11 का एनसीईआरटी है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसको आप लोग पढ़िए। इसके अलावा आप और भी एनसीईआरटी देख सकते हैं जिसमें भारतीय संविधान से संबंधित, भारतीय राजनीति से संबंधित जो सिलेबस हैं उसको कवर किया गया है, उसको आप लोग पढ़िए। उससे आपका बेसिक्स मजबूत होंगे और आपको भारतीय राजनीति को समझने में मदद मिलेगी। एक अच्छे नागरिक बनने में इन सब पुस्तकों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके बाद आप अगर डिटेल में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं भारत का संविधान एक परिचय, डीडी बसु के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं काफ़ी डिटेल से दिए गए हैं, जैसे संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, आपातकाल हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संविधान की विकास यात्रा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से दी गई हैं। जो चीज़ इसमें दिया गया है काफ़ी डिटेल में दिया गया है, तो आपको अगर डिटेल में कोई चीज़ की जानकारी लेना है तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग चाहें तो सुभाष कश्यप की हमारी संसद बुक आती है, भारतीय संविधान को समझने में आपकी मदद कर सकती है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं यदि चाहें तो। फिर इसके बाद आता है ये हम लोग बेयर एक्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेयर एक्ट। ये इसका रोल बहुत ज़्यादा है। इसका रोल आजकल बढ़ गया है क्योंकि अब एग्जामों में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आर्टिकल को याद करना, किस संविधान में क्या, किस संविधान के किस भाग में क्या चीज़ है, उसको समझने के लिए यदि आप इस किताब को बार बार देखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि इसमें आर्टिकल दिए गए हैं, सभी आर्टिकल्स को कवर किया गया है, भाग को कवर किया गया है। 12 अनुसूचियाँ जो हैं उसको भी अलग से लास्ट में दिया गया है। तो इस किताब को, बेयर एक्ट को, यदि आप लोग खरीद लेंगे, क्योंकि आप इसको बार बार देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जिस प्रकार यदि जियोग्राफी जब पढ़ी जाती है, जियोग्राफी पढ़ी जाती है, उसमें मैप का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैप को आपको बार बार मैप ये देखते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। उसी प्रकार ये संविधान को यदि पढ़ना है और उसके आर्टिकल्स को याद कर रखना है तो बेयर एक्ट आप लोग ले लीजिए। इसको बार बार देखते रहिए डेली, लगभग अगर 5-10 मिनट भी देखते हैं तो इससे आपको कोई भी आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा आर्टिकल किस विषय से संबंधित है, और ये आपको चीज़ें धीरे धीरे खुद ही याद हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा इस बुक को देखते देखते। तो इसलिए इस बुक का योगदान भी आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो इनमें से आप कोई भी 2 बुक, मैं तो कहूँगा आप लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए और बेयर एक्ट तो ज़रूर खरीद लीजिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। इसको यदि आपको, जैसे ये बुक है डीडी बसु की बुक, आपको और अच्छी तैयारी करना है तब उसको ले लीजिए। इसके साथ ही सुभाष कश्यप की जो हमारी संसद बुक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, अपना नॉलेज को इनरिचमेंट करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इस तैयारी को करते हुए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि हम लोग इस परीक्षा की तैयारी किस प्रकार करें। तो सबसे पहला जो काम होता है वो पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझना होता है। तो हम लोग इस वीडियो को देखें। यदि आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं पाठ्यक्रम में, कैसी पढ़ाई करना है, तो आप लोग कमेंट कर लीजिए, हमें पूछ लीजिए, मैं उसको ज़रूर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप पाठ्यक्रम को समझिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है उसको ज़रूर देख लिया करिए एक बार, कि किस प्रकार परीक्षा कराई जाएगी और उसका सिलेबस क्या है। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपको करना है कि न्यूज़पेपर को, पुराने प्रश्न पत्र को आपको बार बार देखने हैं। क्योंकि पुराने प्रश्न पत्र को देखेंगे जब आप, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इस परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस प्रकार आप अपनी तैयारी को, उस माइंडसेट के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जब किताबों को पढ़ेंगे प्रश्न पत्र को देखने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो ये समझने में आपको बहुत मदद करते हैं पुराने प्रश्न पत्र, इसलिए पुराने प्रश्न पत्र को देखते रहिए हमेशा। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ना है आपको। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे आपको विभिन्न दृष्टिकोण मिलती है। एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही विषय पर आपको कई सारे दृष्टिकोण देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो इसके साथ ही साथ आपकी जो तो भाषा भी मजबूत होती है, आपके लेखन शैली को भी मजबूत होता है। साथ ही साथ आप सामायिक जो घटनाएं घटती रहती हैं उससे भी आपको परिचय रहता है। तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो प्रारंभिक परीक्षा में भी अगर कोई भी डिटेल प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भी हल करने में आपको मदद देता है यह न्यूज़पेपर। जो आखिरी कार्य करना है और वो है लिखने का अभ्यास करना है।
देखिए लेखन शैली का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस एग्जाम में हमने देखा ही कि यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसमें लेखन कला का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना अच्छा आपकी लेखन शैली होगी उतने अच्छे ही नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए लेखन शैली के लिए आप रोजाना लिखिए, रोजाना लिखना जरूरी है। कुछ नहीं लिखते तो आप अपनी डायरी लिखिए, डायरी लिखिए, अपने बारे में लिखिए, क्योंकि लिखते लिखते आपकी जो तो शब्द शैली लेखन शैली सुधरेगी, आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, तो आपको लिखने में परेशानी नहीं आएगी, आपके पास कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए लेखन आप डेली करिए, रोजाना करिए, यह आपको बहुत मदद करने वाला है इस एग्जाम में। तो धन्यवाद हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं सभी आपको इस चैनल में उपलब्ध रहेंगी। बेल आइकन को यदि आप दबा देते हैं तो आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में या जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं उस आपको मिलता रहेगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ये बेल आइकन को दबा देने से आपको जैसे ही हमारी क्लासेस मिलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो आप हमारे इस एडमा चैनल के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर हमारे इस चैनल से जुड़िए और इस तैयारी का लाभ लीजिए और सभी को बताइए कि एमपीपीएससी का तैयारी या राज्य सेवा की तैयारी हिंदी भाषा के, मुख्यतः हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे मटेरियल के साथ हम लोग लेके आए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को नई ताकत दीजिए, नया धार दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।